डियर स्टूडेंट, जब भी किसी की चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं ना, अध्ययन करने के लिए कुछ मेथड होने चाहिए कि किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ा जाए। जैसे आप क्लास 12 के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो कैसे पढ़ेंगे, पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे, आपके बाद जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करेंगे, फिर साइड बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एक रैंडम टेस्ट देंगे, प्री बोर्ड देंगे, फिर जाके फाइनल एग्ज़ाम। मतलब हमारे पास एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, प्रोसेस तैयार होता है कि हम इस चीज़ के बारे में इस चीज़ से तैयारी करेंगे, एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से जब हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र से रिलेटेड विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, तो इन जानकारियों, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के लिए सिद्धांतों के बारे में जानकारी जुटाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, नियमों को बनाते हैं जो सामान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र की जब समस्याओं के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए कुछ विधियों के बारे में जानना पड़ता है। और अर्थशास्त्र की इन्हीं में से दो विधियां हैं, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए, अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए आगमन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये निगमन विधि क्या होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से बताएंगे। क्यों? क्योंकि बीए के पेपर में आप अगर बीए इकोनॉमिक्स आपके पास है और सेमेस्टर 1 है, पेपर फर्स्ट में ये सेकंड चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपको एक डिटेल अलग से वीडियो मिलता रहेगा। तो अध्ययन विधियाँ किसे बोलते हैं, इस बात को समझना पहले ज़रूरी है। अलग अलग विषय का अलग अलग ज्ञान में अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जाता है। हर किसी चीज़ की अध्ययन की, हर किसी को समझने की, हर किसी को स्टडी करने की अपनी अलग अलग विधि होती है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की भी अपनी विधि है। किसी भी ज्ञान विज्ञान के अध्ययन करने का उद्देश्य कारण परिणामों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना है। हम यहाँ पर किसी चीज़ का अध्ययन क्यों करते हैं? ताकि इस बात को पता कर सके कि कोई भी घटना है तो क्यों है, कोई समस्या है तो क्यों है, अगर समस्या को सुलझाया जाएगा तो क्या परिणाम से निकल के आएगा। मतलब सीधी सी बात है, जो भी हमारे पास कारण है उस कारणों के क्या परिणाम है, इन सब के बीच के जो संबंध की स्थापना करना किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम जो है वास्तव में हम अध्ययन कर सके, कौन सी विधि या कौन से तरीका का प्रयोग करें ताकि परिणाम हम जो है परिणामों से सत्य और निष्कर्ष तक पहुंच सके कि वास्तव में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका एक रीज़न तो होगा, एक लक्ष्य तो होगा। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से पहुंचेंगे, तो ये तमाम विधि होती है, एक प्रोसेस कि हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे, पहले ये काम करेंगे, पहले ये काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे, उसके बाद हम उस लक्ष्य। तो ऐसे में अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की एक विधि होती है, एक अपना एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और बाद में निष्कर्ष निकालते हैं। और इसी पूरी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रणाली या विधि के नाम से जानते हैं। विज्ञान के विषयों के समान ही अर्थशास्त्र में भी विशेष संबंधों, परिणाम, सत्य, निष्कर्ष निकालने के लिए अपने खुद के तरीके हैं, अपने खुद के सिद्धांत हैं, अपनी खुद की पद्धतियां हैं, जिनको अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणालियां या अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियों के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियां जो भी विधियां हैं वे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम आर्थिक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद उसके परिणामों के माध्यम से हम अपने विश्लेषण को ज्ञात करते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। उससे ही हम अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियाँ कहते हैं। कोसा ने कहा था, विधि शब्द का अर्थ उस तर्कपूर्ण प्रणाली से है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसको व्यक्त करने के लिए किया जाए। मतलब वह तरीका, वह पद्धति, वह प्रोसेस जिसके माध्यम से हम वास्तविकता की जांच करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों के जवाब को खोजते हैं, उस तरीके को विधि कहते हैं। और अर्थशास्त्र में अगर इसी प्रकार से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है तो दो प्रकार से होता है। दो प्रमुख विधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक है निगमन, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, दूसरा होता है आगमन यानी कि इंडक्टिव मेथड। दो विधियों के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं दो विधियों के बारे में हमें जानना है। सबसे पहली विधि जो है उसको बोलते हैं निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि
एक ऐसी विधि है जहाँ पर सबसे पहले हम सामान्य सत्य की बात करते हैं। जो हमारे सामने जो सिद्धांत है, जो पहले से ही तर्क दिए जा रहे हैं, उन तर्कों के माध्यम से हम उसके परिणामों की बात करते हैं। उस तर्कों के माध्यम से हम विशिष्ट चीज़ों की बात करते हैं। उसके माध्यम से हम छोटे छोटे आर्थिक व्यक्तिगत रूप से उसकी धारणाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण करने संबंधी एक महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि को परिकाल्पनिक विधि के नाम से जानते हैं, अमूर्त विधि के नाम से जानते हैं और अनुभव से पूर्व विधि के नाम से जानते हैं। मतलब पहले से प्रचलित धारणाओं के आधार पर जब हम किसी चीज़ के बारे में जांच करते हैं, पूर्व प्रचलित धारणा के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। मतलब एक मन की काल्पनिक अवधारणाओं के आधार पर, काल्पनिक बातों के आधार पर, किसी की कही सुनी सिद्धांतों के आधार पर हम किसी समस्या के बारे में, हम किसी बातों के बारे में, हम किसी तथ्य के बारे में जानकारी जुटाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे निगमन प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे बौद्धिक प्रयोग की विधि, मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हुए पहले से सोच लेना कि ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। तो पहले से सोची समझी वाली बातों के आधार पर जब अध्ययन किया जाता है, इस प्रयोग में जो प्रमुख परंपरावादी अर्थशास्त्री थे जैसे एडम स्मिथ थे, रिकार्डो है, वालरस, मेंजर और आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे रॉबिन्सन फ्रीडमैन ने इस विधि का प्रयोग किया अर्थशास्त्र के संबंधों को जानने के लिए। तो निगमन विधि क्या है? क्या है ये विधि? ये वह विधि है जिसमें सामान्य सत्य के आधार पर हम एक विशिष्ट शक्ति को तर्क के द्वारा, ये दौरा नहीं है, बड़ा दौरा है, जानने का प्रयत्न करते हैं। जो पहले से ही प्रचलित सिद्धांत है, उस सिद्धांतों के आधार पर हम वर्तमान में प्रचलित अवधारणाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूँ कहे कि इस प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम मानव व्यवहार से संबंधित कुछ सर्वमान्य प्रचलित निर्विवाद सत्यों के आधार को मान लेते हैं कि ये सत्य है। जैसे कहा जाता है मांग का नियम। मांग का नियम यह कहता है, उदाहरण के लिए कहते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं मांग के नियम की एक सत्य है, एक सिद्धांत है किसका? मांग का नियम। ये प्रचलित है। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है, वहीं पर वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये एक सर्वमान्य अवधारणा है, पहले से ही प्रचलन में है। अब इस आधार पर अगर हम किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करें, वस्तु के बारे में फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्याज की, तो प्याज की कीमत अगर मार्केट में 20 रुपये प्रति किलो है तो हम खरीदते हैं इसके 5 केजी एक बार में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लो प्याज का रेट 20 रुपये से बढ़ के अगर 25 रुपये हो गया तो जाहिर सी बात है 5 किलो की जगह हम 4 किलो ही खरीदेंगे। तो ये हो गया पूर्व आधारित नियम के आधार पर वास्तविकता के बारे में जानना। ये वास्तविकता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन इस आधार पर, इस नियम के आधार पर अगर हम वर्तमान में वास्तविक घटनाओं के बारे में, हम अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे हम निगमन विधि के नाम से जानते हैं, डिडक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी नियम और सिद्धांत परिचालन में है और उसके आधार पर हम दूसरी बातों के बारे में जानते हैं। जैसे मांग के नियम के आधार पर पेट्रोल की कीमत के बारे में आधार कि पेट्रोल की मांग बढ़ेगी कि नहीं। भाई पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मांग का नियम कहता है। अब ये वास्तव में क्या प्रयोग में हो सकता है? कहीं कहीं ये नियम लागू हो सकता है और कहीं कहीं नहीं हो सकता। बेसिकली हम कहते हैं सार्वभौमिक नियम है, क्योंकि सामान्य वस्तु की, लेकिन अगर सामान्य वस्तु नहीं है, मूल्यवान वस्तु है, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आईफोन की कीमत जो है कम होती है, तो नहीं, नया आईफोन आते ही उस आईफोन की मांग बढ़ जाती है, भले ही उसका रेट क्यों ना महंगा हो, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं करता। तो इस आधार पर तो कहीं ना कहीं अध्ययन करना थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। इसके बारे में प्रोफेसर विल्सन ने कहा कि निगमन विधि से अभिप्राय सामान्य से विशिष्ट और सार्वभौमिक से व्यक्तिगत आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है, जहां पर पहले से जो सिद्धांत व्याप्त है, मौजूद है, उसी आधार पर हम समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो सार्वभौमिक नियम है उसके आधार पर व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन
किया जाता है। जैसा कि मैंने उदाहरण के लिए बताया कि मांग का नियम एक सत्य है जिसके आधार पर कहा जाता है कि वस्तु की कीमत घटने, तो मांग के नियम के आधार पर हम वस्तु की मांग के बारे में व्यक्तिगत एक एक वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस नियम के अंतर्गत ये अध्ययन हो रहा है। तो इस नियम के बारे में अगर मान्यता की बात करते अवस्था किस प्रकार से, सबसे पहले हमें पता करना होता है कौन सी मान्यताओं का प्रचलन है। उन मान्यताओं के बारे में पता करते हैं। इस विधि में सबसे पहले आर्थिक व्यवहार की किसी महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मान्यताएं स्थापित की जाती है, क्या चीज़ प्रचलन में है। अगर हमें किसी वास्तविक समस्याओं के बारे में जानना है, अध्ययन करना है, तो उस समस्या से रिलेटेड किसी मान्यता या सिद्धांत की खोज करेंगे क्या प्रचलन में, और फिर तर्क देंगे उस जो हमारे पास मान्यता है उसके आधार पर जो व्यवहार चल रहा है, जो समस्या है, उन दोनों के बीच की गणित को समझते हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश कि उन मान्यताओं के आधार पर क्या ये काम कर रहा है मेरी समस्या। जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि कहाँ हमारा सिद्धांत है और कहाँ हमारी समस्या है। क्या इन दोनों इस सिद्धांत के आधार पर समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं, क्या ये सिद्धांत वास्तव में सत्य है या नहीं है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। अगर वो सत्य निकला तो सिद्धांतों को स्वीकृति देते हैं कि ये वास्तव में सार्वभौमिक है जिसका प्रयोग हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये आसान विधि है। तो इस विधि के आसान है तो इसलिए इस विधि के कई सारे गुण हैं। बेसिकली बहुत सारे अर्थशास्त्री अध्ययन करने में इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे निष्कर्ष सिद्ध होते हैं, ये विधि अधिक निश्चित होती है क्योंकि पहले से ही पूर्व निश्चित सार्वभौमिक होती है। ऐसे में नियमों का प्रतिपादन करना आसान होता है। इस विधि में सर्वव्याप्तता पाई जाती है। ये विधि अध्ययन करने में बहुत ही सरल है। क्यों सरल? इसलिए है क्योंकि पहले से ही प्रचलन नियमों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, हमें नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि के द्वारा आगमन विधि के द्वारा निष्कर्षों की सत्यता की परीक्षण किया सकता है। हम ये देख सकते हैं कि जो नियम पहले से ही है उसके आधार पर हमारी जो समस्या है, हमारा जो अध्ययन वास्तव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह विधि शुद्ध और स्पष्ट निष्कर्ष प्रदान करता है। इस विधि के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मांग के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं अगर पेट्रोल की कीमत जो है 100 रुपये के पार गया तो पेट्रोल की मांग घट जाएगी। अब भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब वास्तविकता है या नहीं है वो अलग बात है। तो अगर गुण है तो जाहिर सी बात है उस विधि के दोष भी हो सकते हैं। तो निगमन विधि के प्रमुख दोष क्या क्या है? निष्कर्षों का वास्तविकता से परे होना। जरूरी नहीं है कि आपने जो निष्कर्ष निकाला, जैसे मैंने बोला कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, क्या ऐसा वास्तव में होगा या नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते। इसमें यह विधि स्थैतिक दृष्टिकोण को अपनाती है, जबकि वास्तविक स्थिति में क्योंकि स्थैतिक नियम पहले से प्रतिपादित है, हमें उसी आधार पर हम अपने अध्ययन को करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि समय के साथ साथ हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर परिवर्तनशील नहीं होता है। निष्कर्षों की सत्यता की जांच करना बहुत मुश्किल होता है कि जो भविष्यवाणी किया है रिजल्ट आएगा तो आएगा किस प्रकार से आएगा। और सार्वभौमिकता का अभाव होता है कि हम अपने वास्तव में जो अध्ययन किया है वो सार्वभौमिक रूप से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बात के बारे में हम नहीं कह सकते। उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड मेथड आगमन विधि। ये निगमन विधि का उल्टा है। निगमन विधि में क्या है, पहले से ही प्रचलित सत्य के आधार पर हम जो है समस्या का अध्ययन करते हैं, जबकि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का अध्ययन करने के बाद एक सार्वभौमिक सत्य के बारे में पता करते हैं कि ऐसा ऐसा है। इसका मतलब होता है आगे आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। जैसे आलू की कीमत बढ़ गई तो हमने मांग कम कर दिया, प्याज की कीमत बढ़ गई तो हमने मांग कम कर दी, जैसे ही प्याज की कीमत कम हो गई हमने मांग बढ़ा दिया। सब्जियों का रेट बढ़ गया तो हमने सब्जियां खानी कम कर दी, सब्जियों का रेट कम हो गया सब्जी खानी बढ़ गई। इसका मतलब कई सारी चीज़ों का, कई सारी समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उन सभी के निष्कर्षों को एक जगह पर लेके आते हैं। तो अरे वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी मांग कम हो रही है और वस्तु की कीमत के घटने से उसकी मांग बढ़ रही है, अरे ये तो सभी सामान्य वस्तु पर लागू हो रहा है। इसका मतलब ये एक नियम है, हम कहते हैं ये मांग का नियम है, ये सिद्धांत है। लेकिन आने वाले सभी वस्तुओं पर, लगभग सभी वस्तुओं पर ये नियम काम करेगा। लेकिन इस नियम तभी काम करेगा जब इसके पीछे कुछ मान्यताएं भी दे दी जाती है, क्योंकि नियमों के पीछे कुछ मान्यताओं का होना चाहिए कि ये नियम कब काम करेगा, जब उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ेगी तब काम करेगा, जब स्थानीय पर वस्तु कीमतों में नहीं परिवर्तन नहीं होगा तब काम करेगा। इसका मतलब होता है वास्तविकता के आधार पर जब किसी नियमों की संरचना की जाती है, नियमों को बनाया जाता है, वही आगमन विधि होती है।
आगमन विधि में आर्थिक नियमों का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधि है। इस विधि को प्रयोगात्मक विधि यानी पहले से ही प्रयोग किया जाता है और प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों और नियमों को लागू किया जाता है। इसको ऐतिहासिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, अनुभव के बाद की विधि कहा जाता है, क्योंकि पहले जांचा परखा जाता है, सत्य की जांच की जाती है, निष्कर्षों को समझा जाता है, फिर जो है यहाँ पर समाधान होता है। आगमन विधि क्या है? ये विधि निगमन विधि का बिल्कुल विपरीत है। इसमें हम विशिष्ट व्यक्तियों के आधार पर सामान्य व्यक्तियों का निर्माण करते हैं, यानी कि विशिष्ट जो छोटी छोटी समस्याओं के आधार पर हम जो है यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम कुछ तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात कुछ विशिष्ट निष्कर्षों को निकाले जाते हैं और उस निष्कर्ष निकालों के एकरूपता, अगर सभी एकरूपता आ रहा है, जैसे मैंने कहा हमने सब्जियों की कीमत देख लिया, आलू की कीमत देख लिया, हमने प्याज की कीमत देख लिया, हमने तेल की कीमत देख ली, सबको देखने के बाद पता चला कि वस्तु की कीमत के कम होने से मांग बढ़ रही है, कीमत के बढ़ने से मांग कम हो रही है। उसके बाद हम एक सामान्य सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन कहते हैं कि वही ये मांग का नियम है। तो इस नियम को हम कहते हैं कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करने के बाद एक सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। विलियम गी ने कहा कि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य तथा व्यक्तिगत से सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करते हैं, फिर जाके ये फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, जैसे हमने एक दिन चावल खाया, फिर अगले दिन भी चावल खाया, फिर अगले दिन भी चावल खाया, धीरे धीरे देखते हैं कि हमें मिलने वाला सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये पहले हमने ये करके देखा। फिर एक दिन क्या किया, हम मार्केट में गए, हमने चाट पकौड़ी खाया, ठीक है ना, फिर अगले दिन फिर चाट पकौड़ी खाया, फिर अगले दिन चाट पकौड़ी खाया, फिर अगले दिन हमने देखा कि यहाँ पर भी हम धीरे धीरे हमारा क्या हो, चाट पकौड़ी खाने का मन उठता चला गया। फिर हमने एक और वस्तु का प्रयोग किया, हमने पहले दिन एक ही शर्ट पहना, अगले दिन भी वही शर्ट पहना, फिर अगले दिन वही शर्ट, फिर धीरे धीरे हमने क्या नहीं पहनेंगे, मना कर दिया। इसके मतलब ये हुआ जैसे जैसे एक ही वस्तु का लगातार प्रयोग करते चले जा रहे, हर एक वस्तु के संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता कम होती चली जा रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही हम किसी एक वस्तु का उपयोग लगातार करते चले जाते हैं तब उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रतिपादित कर दिया कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये नियम कहता है कि लगातार किसी वस्तु की एक समान इकाइयों का प्रयोग करने से मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। ये सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, इस नियम के समर्थक थे कीन्स, जर्मनी के रोशे, इंग्लैंड के क्लीफ लैशले आदि। ठीक है, और वास्तव में ये प्रयोगात्मक है, सिद्ध है और इसका प्रयोग भी सबसे ज़्यादा होता है। इस नियम की अवस्था क्या होती है, सबसे पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, समस्याओं से आधार पर एक समान रूप से समस्या को लेते हैं और सभी का निष्कर्ष निकाला जाता है। परिकल्पना निर्माण करते हैं, जब सभी के निष्कर्ष को निकाला जाता है, तथ्यों को देखा जाता है और उसके आधार पर हम एक परिकल्पना का तय करते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ, इसके बाद इसके हुआ, इसके बाद ये हुआ। जैसे मैंने देखा अभी कि पहले हमने चाट पकौड़ी खाया, फिर हमने दूसरी चीज़ें खाया, फिर हमने अगाता, तो कई किस चीज़ों को पढ़ने के बाद उससे निकलने वाले निष्कर्ष को देखा और समझा, फिर एक कल्पना निकालने की हर बार जब एक ही चीज़ का लगातार प्रयोग करते चले जाते हैं फिर जाके उसका इंटरेस्ट कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर वस्तु की स्थिति में लागू होता है। फिर हम उसकी सत्यता की जाँच करते हैं, जब नियम लागू बन जाता है उस नियम को फिर किसी दूसरी वस्तु पर लागू करके देखते हैं क्या वास्तव में है। जब देखते ही हो गया, हाँ नियम प्रतिपादित हो गया है। ऐसे में इस विधि के गुण हैं, ये वास्तविकता ज़्यादा से, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक स्थिति की परिकल्पना करके वास्तविक स्थिति को जांचने समझने के बाद नियम का प्रतिपादन किया जाता है। ये निगमन विधि की पूरक होती हैं। यह प्रणाली आर्थिक प्रस्ताव की परिवर्तनशीलता पर भी प्रकाश डालती है और निष्कर्षों की जांच भी इस विधि के अंतर्गत अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस विधि के कुछ दोष हैं। दोष क्या है, यहाँ पर व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है कि जांच के दौरान हो सकता है निष्कर्षों में परिवर्तन किया जाए। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निष्कर्षों में परिवर्तन संभव है। सर्वसाधारण के लिए एक कठिन विषय होती है, क्योंकि जो आम आदमी होता है, जो विशेषज्ञ नहीं होता है, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, अध्ययन करने में उसको दिक्कत होती है। ये विधि सर्वव्यापी नहीं होती है, क्योंकि हर कोई इसको अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता। ये विज्ञान के लिए कम उपयुक्त होता है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है। क्या अंतर है? बाकी अंतर आपके सामने है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पढ़िए, समझिए। बाकी मैंने अंतर देखिए, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जबकि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ये विधि
मान्यताओं पर आधारित है, जबकि ये अनुभव और सर्वेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया, जबकि इसका ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों के द्वारा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया। ये स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित है, परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ये व्यक्तिगत प्रवैविक यानी कि परिवर्तनशील विश्लेषण पर आधारित। इस प्रकार से तमाम इसके बीच में अंतर है, इन अंतरों को समझना है और आपको लिखना है अगर पूछा जाता है तो। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का अपने दिमाग में कोई शंका है, तो आप मुझसे उस शंका का समाधान पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप का यूज़ करके, इंस्टाग्राम या फेसबुक का यूज़ करके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।